पर्व गोयल आया है? पर्व जो कल बच्चा आया था नया, नहीं आया ना वो आज? कहाँ है वो? आया है। ये बच्चा ही मुझे नया नजर आ रहा है। पहला दिन है। आ जाओ। ये आर्टिकल हमारा चल रहा था। किसी को कुछ पूछना हो तो भाई पूछ लो। कोई क्वेश्चन आपने घर पे किया हो, आपसे ना हुआ हो तो पूछ लो। हाँ, कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट तक हो गया। डिमॉर्गन हो गया। आपको क्या पूछ रहा है बताओ? हाँ, प्रॉपर्टी लिखवाई थी आपने, ए यूनियन बी माइनस सी। हाँ हाँ, ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन सी। इसमें जब मैंने वो रख के देखे एग्जाम्पल की तरह, ए इक्वल टू 1 2 3 3 4 5 और 4 5 6 7, तो ये मैच नहीं कर रहा है। तो ये एलएचएस और आरएचएस मैच नहीं कर रहा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखो भाई, एक डाउट आ रहा है एक बच्चे को। ए यूनियन बी माइनस सी, ए यूनियन बी माइनस सी, ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन सी क्या ऑलवेज वैलिड है, या कोई डाउट है तुम्हें कि नहीं होगा? क्योंकि एक बच्चे का ये कहना है कि जब इस प्रॉपर्टी में उसने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल का डेटा अप्लाई किया तो वो इक्वल नहीं आ रहा था। तो आप एक बार करके देखो, कुछ एग्जाम्पल कंसीडर करो अपने दिमाग में, या हम वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं जो उस बच्चे ने लिया था। बता बेटा, ए क्या लिया था? 1 2 3, बी 3 4 5, 4 5 6 7। तो पहले तो LHS देख लेते हैं ना, कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। LHS क्या होगा? बी में से सी घटाओ पहले तो। कॉमन 4 5 है, तो बी माइनस सी जो होगा वो 3 का यूनियन होगा ए के साथ। एग्री? और ए 1 2 3 है ये, तो मतलब वापस ए आ गया। ऐसे लिख दो। अब RHS पे आ जाओ। ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 माइनस ए यूनियन सी 1 2 3 4 5 6 7, और अब इन दोनों को माइनस करो तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो गलती है इसका मतलब। तो ये 5 आ रहा है।
तो इस प्रॉपर्टी में क्या मिस्टेक हो रही है? ए यूनियन बी माइनस सी में यूनियन को अगर हम अंदर ऑपरेट कराएं तो क्या गड़बड़ आ रही है? गड़बड़ आनी तो नहीं चाहिए लेकिन आ रही है। इसका मतलब है कि कोई साइन गलत हो गया। हाँ, किसमें? हाँ, ये कोई रिक्वायर्ड कंडीशन थोड़ी ना है, कुछ कॉमन हो या ना हो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? ए यूनियन बी, हाँ तो इसमें उल्टा लिखा, हाँ ये वाला करके देखना जरा। आ रहा है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस बी कितना आएगा? 1 2, हाँ, और ए माइनस सी फाइव आ गया। किसी भी तरीके से वैलिड नहीं हो रही। हाँ, प्रॉपर्टी मिस्टेक है भाई, कट कर दो, मिस्टेक है ये इक्वल नहीं बैठने की, हटा दो इसको। यूनियन सी पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, कहने का मतलब ये। और बताओ, हाँ बताओ, हैं मॉड्यूल का? हाँ, नंबर बोल दो। नंबर 5 में वो नोटेशन जो है इंटरसेक्शन वाली चेक करो, उसे चेक करके देख लो एक बार, वो ठीक थी। एक क्वेश्चन है भाई मॉड्यूल का, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, पेज नंबर 3 पे। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, देन ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये तो पी क्यू आर एस है और ये आर एस क्यू पी है, तो ये सबसेट है, मतलब इम्प्रॉपर भी है ये। तो इसके लिए नोटेशन तो उसका प्रॉपर किया है, तो इसमें होना चाहिए। ये ट्रू फॉल्स कह रहा है ना ये, हाँ, तो प्रॉपर किया तो ये फॉल्स होना चाहिए, हाँ तो उसमें ट्रू लिखना है। फॉल्स है ये, क्योंकि ये प्रॉपर है। और बताओ, और कोई क्वेश्चन भाई किसी बच्चे का? किसमें? वैसे तो जनरली हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर में ही इवन ओड बोलते हैं, लेकिन अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो नेगेटिव वाले भी आप इवन बोल सकते हो, और उसमें इवन बोला है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला है, तो फिर आप 2 से शुरू करोगे। अगर नहीं बोला है तो फिर पॉजिटिव ही लेंगे, अंडरस्टूड है। अगर वो बोल रहा है नेगेटिव पॉजिटिव है, कोई कमेंट कर रहा है तो ले लेंगे। और बताओ भाई, और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? कोई क्वेश्चन नहीं पूछना? ठीक है, तो डिमॉर्गन तक पहुंच गए हम लोग। डिमॉर्गन के बाद में अब आ जाओ फिर वेन डायग्राम पे। अब हाँ, पूछना है क्या कुछ? वेन डायग्राम, वेन डायग्राम एक ही बनाएंगे बस, मतलब सारे नहीं बनाएंगे, यूनियन का अलग, ये ऐसे नहीं करेंगे। वेन डायग्राम का मतलब है कि हमारे पास 2 सेट है,
ये एक ए सेट है, ये एक बी सेट है। तो इसमें जो कॉमन एरिया है ये वाला, इसका मतलब तो ए इंटरसेक्शन बी है। जो ये है इसे बोलते हैं हम ए माइनस बी, या आप इसे क्या बोलोगे, ओनली ए। ये क्या है, और इसे आप क्या बोलोगे, ओनली बी। ठीक है। और अगर इन तीनों को कंबाइंड कर दूं, ए यूनियन बी। अगर इस पूरी कहानी को एक बॉक्स में बंद कर दिया जाए तो ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल। हम इतना तो अब पढ़ ही चुके हैं कि यूनिवर्सल जो है वो ए यूनियन बी के बराबर हो सकता है, कम से कम ए यूनियन बी तो लेना ही पड़ेगा। उससे फालतू आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, या क्वेश्चन वाले ने दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए यूनियन बी के इक्वल तो लेना ही लेना। इसका मतलब है कि बाहर कोई एलिमेंट बचा हुआ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर ये ए यूनियन बी के ही बराबर है तो फिर तो सारे एलिमेंट अंदर ही कवर हो जाएंगे, तो फिर इसमें बाहर कोई लिखने की जरूरत ही नहीं। और अगर ये ए यूनियन बी से बड़ा है तो फिर बाहर कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है। अब यहाँ से एक सबसे पहला फार्मूला निकलता है हमारा कि अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में काउंट करने पड़े, कभी हमें ये काउंट करना पड़े कि ए यूनियन बी में टोटल कितने एलिमेंट हैं, तो हम कैसे काउंट कर सकते हैं? हम ऐसे काउंट कर सकते हैं कि ये मिलके बना है इससे, इससे और इससे। तो इन तीन टुकड़ों में जितने भी एलिमेंट रखे हुए हैं उनकी काउंटिंग करो और जोड़ दो। यही तो लिखा हुआ है बस। और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, यानी कि अगर देखा जाए तो इससे हमारा काम चल जाएगा। इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा और सोचें तो ये मॉडिफाई हो जाएगा। कैसे भला? ये जो ए इंटरसेक्शन बी है, सॉरी ए माइनस बी है, यानी कि ये वाला एरिया, ये टोटल एरिया में से अगर इसे घटा दूं तो ये मिल जाएगा। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये लिख सकता हूं। जो मिडिल वाला है वो सेम टू सेम वैसे का वैसा, प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो एक आपके पास कैंसिल आउट, तो बचा क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बचा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बचा, और फाइनली ये बचा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा पहला फार्मूला तैयार। तो अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, तो हम उनके यूनियन को इस तरीके से दिखा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो ऐसे ऊपर वाले से भी दिखा सकते हैं। दोनों बातें सेम ही तो हैं। अगर तुम्हें ये दो वाला समझ में आ गया तो क्या तुम मुझे अब तीन वाला बता सकते हो? इसी पेज पे कर लेते हैं। मान लो ये तीन सेट है, नहीं ये तो तुमने याद कर रखा है। इंटरसेक्शन से माइनस हो हाँ, अब वो तुम मुझे करके दिखाओ। ये यूनियन है, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इन सब के एडिशन को ए यूनियन बी बोल, ए यूनियन बी यूनियन सी बोलेंगे। उसका फार्मूला इस तरीके से कैसे बनाएंगे बताओ, सोच के बताओ। तीनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे और एन प्लस कर देंगे। कैसे, दोबारा बता। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। मतलब तुमको ये नहीं, रुक जा, अरे रुक जा। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है मैं इसे लूंगा, फिर मैं इसको भी लूंगा, इसको भी लूंगा और इसको भी लूंगा, ऐसे मान के चल। अब ये बता कि जब मैं ये चार टुकड़े लूंगा तो इन्हें क्लब कैसे करूंगा, वो समझा। वो क्लब कैसे हो रहे हैं बस वो समझा दे। जैसे यहां पे हमने क्लब किया, इसको रिप्लेस कर दिया इससे, तो ये आ गया है ना, इससे ये आ गया ना। ऐसे इसमें समझा कैसे क्लब होगा। हाँ बताओ।
ये तो फार्मूला है, मुझे भी याद है, ये मुझे याद है फार्मूला होता है। इसमें बता कैसे। खाली ऐसे का एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी तो आ गया, ठीक है, इसमें बताओ तो सही। एन ए प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन सी माइनस ए माइनस सी में ए बी। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक दूसरा मेथड यूज करते हैं, और जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो भी हम उसी से करेंगे। इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है। ये सारे के सारे पोर्शन जितने भी मैंने टिक कर रखे हैं ये डिसजॉइंट है, ये सब डिसजॉइंट है। जैसे ये पोर्शन में और इस पोर्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको मैं डिसजॉइंट बोलूंगा ना। इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट है। तो क्या मैं डिसजॉइंट में ये मान सकता हूं कि इस पोर्शन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए थे, इसमें टोटल बी थे, इसमें सी थे, ये डी थे, ये ई थे, ये एफ थे, और एफ के बाद कौन आता है? जी। ये टोटल जी थे। यही तो हुआ, समझने की कोशिश करो। तो मैंने सारे पोर्शन में नंबर मान लिए कि भाई इसमें ए एलिमेंट रखे हैं, इसमें बी रखे हैं, इसमें सी रखे हैं। तो मुझे पता है कि अगर अब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालूं तो मेरा आंसर होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। यही आंसर होना चाहिए। अब उस आंसर को मुझे कन्वर्ट करना है फार्मूले में। तो अब वो फार्मूले में कैसे कन्वर्ट होगा आप देखो। अगर मैं इस पिक्चर में आपसे कहूं कि ए में कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ ए में, तो तुम गिनोगे ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, यही कहोगे ए में। बी में कितने एलिमेंट कहोगे? बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। सी में कितने एलिमेंट कहोगे? डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। अगर हम कहें कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं? बी और ई। अगर हम बी इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट देखें, बी और सी में ई और एफ, और फाइनली सी और ए में डी और ई, ठीक है, और तीनों में ओनली ई। यही तो है मेरा जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट है इन 7 एलिमेंट का सम। तो मुझे मैनिपुलेट करके यहां से 7 का सम बनाना है, बस यही तो करना है। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो मुझे मिलेगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इज इक्वल टू कितना? ए एक बार आ रहा है कि 2 बार? एक बार। बी कितनी बार है? और सी, डी, ई और एफ 2 बार, जी एक बार है। ठीक बात हो गई। अब ये ए भी आ गया, बी भी, सी भी, डी भी, ई भी, एफ भी और जी भी, सारे आ गए। लेकिन मुझे तो हर चीज एक एक बार चाहिए ना, तो जितने फालतू आ रहे हैं उन्हें माइनस कर दो। कितना सिंपल है। जितने फालतू आ रहे हैं उतनों को क्या कर दो? माइनस। तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी में से अगर माइनस कर दूं ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन ए, अगर इसको माइनस करूं तो माइनस करने का मतलब है कि इन तीनों को जोड़ना। इन तीनों को जोड़ने का मतलब है कि ई 3 बार, तो ई सारे कट गए जबकि ई चाहिए था। तो इस लॉजिक से लास्ट वाला ऐड होगा। तो प्लस कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ गए आप मेरी बात? तो अब आप हाँ तो यही बोल रहे थे, मुझे पता, सही तो बोल रहे थे। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि गलत बोल रहे थे आप। मैं तो ये बोल रहा था कि मुझे ये बताओ कि कैसे। मैं तो ये कह रहा था कि कैसे करोगे, बताओगे कैसे। अब इसका बेनिफिट क्या होगा?
इसका बेनिफिट ये है कि जब हमारे पास 3 वाला क्वेश्चन आएगा ना, जैसे मान लो वो कहता है कि एक फैमिली है जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, दूसरी फैमिली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है, और तीसरी मान लो कोई और एक लैंग्वेज मान लो गुजराती पढ़ती है, तमिल पढ़ती है, कुछ भी ये पढ़ती है। फिर वो बोलेगा कि 2 उनमें से ये पढ़ते हैं, 2 ये पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ता है। तो उस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे हमारे पास 2 मेथड हैं, या तो हम इससे कर लें या हम उससे कर लें। तो उससे ज़्यादा आसान पड़ेगा, इसके कंपैरिजन में वो वाला पैटर्न ज़्यादा इजी पड़ता है। ठीक है, तो इसमें तो और कोई ऐसी खास बात नहीं है, जो कॉपी करना है कर लो, नहीं करना है तो फिर आगे बढ़े। तो ये 2 फार्मूले हैं, पहला वो है और दूसरा ये है। लिख लिया? तो वेन डायग्राम के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन सफिशेंट है। वैसे तो कॉम्प्लीमेंट के ऊपर और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी बनती हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पहले इंटरवल की, फिर इसके क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, हाँ जल्दी कर लो लेकिन।
फार्मूला भी ध्यान रखना और वेन डायग्राम के हिसाब से भी याद रखना। हो गया? इस क्वेश्चन पे आ जाओ पहले, क्योंकि जब ये आर्टिकल हमने कर ही लिया है तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके चलते हैं। देखना ये 3 वाला ही है ना, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है ना। हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले पढ़ लो, नीचे 3 सवाल हैं, इनके आंसर देने हैं। ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली वन ऑफ द, जो भी 3 सब्जेक्ट होंगे, वो प्रिंट नहीं हुआ है तो ओनली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट होगा, थर्ड वाला। तो अब देखो, इसको पहले पढ़ लो तुम अपने आप से, देखो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है पढ़ के। रह गया था वो आपका, इसमें तो देख रहे। हाँ बेटा बता। ए माइनस बी यूनियन, अच्छा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी बन रहा है इसमें, उल्टा हो रहा हो, ध्यान नहीं दिया मैंने इसमें। कोई नहीं, ठीक करा दूंगा मैं इसको। ए ये है, बी ये है, देन फाइंड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल और नॉट। ठीक है, तो बनाओ आप इसे। एक्स स्क्वायर 9 से छोटा है तो x -3 और 3 के बीच में है, और x एक इंटीजर है, और यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही, तो मैं -3 को भी नहीं ले सकता और 3 को भी नहीं ले सकता, तो -2, -1, 0, 1 और 2 ले सकता हूँ। तो 2 और 2 4 5 एलिमेंट आएंगे इसमें। b में क्या है, -2, -1, 1, 2, तो 0 तो ली नहीं, उसने 0 ले ली, उसमें आएगी 0, तो ये इक्वल नहीं है। पढ़ लिया भाई, क्वेश्चन पढ़ लिया, कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? पहले ऐसा क्वेश्चन कभी किया है? ऐसा क्वेश्चन पहले तुम लोगों ने किया है क्या कभी? इस टाइप का क्वेश्चन किया है पहले कभी? ठीक है, तो जिन्होंने किया है वो करो। ठीक है। इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 बच्चों पे सर्वे किया जा रहा है। इट वॉज फाउंड दैट 15 had taken mathematics, ठीक है, 12 had physics and 11 had taken chemistry, 5 had taken mathematics and chemistry both, 9 had taken mathematics and physics, and 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all the 3 subjects. Find the number of students that had taken only chemistry. इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल 3 सर्कल बनाओ। पहले एक बार समझ लो, बहुत ही आसान सवाल होते हैं, एक ही बारी में समझ में आ जाएगा। ये हो गया जी मान लो फिजिक्स, ये हो गया केमिस्ट्री और ये हो गया मैथ्स। ठीक है, इसमें जो ये वाला एरिया होता है ना, ये वाला, ये तीनों का कॉमन होता है, यानी कि ये वो बच्चे हैं जो तीनों सब्जेक्ट को पढ़ते होंगे या इन्होंने ऑप्ट किया होगा। उसमें लिखा हुआ है 3 के बारे में लिखा है, हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट, तो यहां तो लिख दो आप 3। समझ गए? ये पूरा का पूरा फिजिक्स है, ये पूरी सर्कल केमिस्ट्री है और पूरा सर्कल मैथ है। लेकिन अगर सिर्फ इतने की बात करूं, इतने की, इतना वो नहीं, तो
तो ये इतना है ओनली फिजिक्स, ये है ओनली केमिस्ट्री, ये है ओनली मैथ। मैथ के बारे में तो वो पूछ ही नहीं रहा, तो मुझे ये निकालना है और मुझे ये निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब फिर उसकी लैंग्वेज को आगे पढ़ो, उल्टा ही पढ़ो, उल्टा ही चलते चलो। 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पेयर है वो ये दोनों हिस्से हैं, जिसमें से यहां तुम 3 ले चुके हो, ले रहे हैं टोटल 4, तो बचा कितना? 1। क्लियर? दोनों मिला के 4 होने चाहिए। एग्री? दोनों मिला के 4 होने चाहिए। फिर उल्टा पढ़ो। 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाले 9, तो ये 9 होने चाहिए। 3 ले चुके हो, ये 6। 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। 5, तो ये कितना? 2। एग्री? अब अगर मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करूं तो 1 और 3 4 और 6 10। फिजिक्स वाले 10 तो मेरे आ चुके हैं और कुछ यहां भी आएंगे, तो क्या कहा है? 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स। अच्छा पहले मैथमेटिक्स ले लो। 15, तो 6 3 9 और 2 11, तो बचा कितना? 4। 12 हैड फिजिक्स, तो 3 और 1 4 और 6 10, और वो 12 कह रहा है, तो 2 बचे। और अब 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 2 और 1 3 और 1 4, और वो 11 कह रहा है। 5 और 1 6, हाँ, तो ये कितने बचे? 5। ये टोटल 25 बच्चे हैं या नहीं है, पहले तो ये देखो। 2 और 1 3 और 5 7, 6 13, 3 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21, और टोटल बच्चे हैं कितने? 25। तो 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, वो यूनिवर्सल वो बाहर आ गए ना। 25 बच्चों का यूनिवर्सल बना ना। 21 बच्चे तो अंदर आ गए। 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिन्होंने कोई लिया ही नहीं। ओनली मैथमेटिक्स से 4 हो गया। अब वो कह रहा है ओनली केमिस्ट्री, तो ओनली केमिस्ट्री का आंसर 5। ये तो तुम्हें ये मिल गया। ओनली मैथमेटिक्स ये मिल गया, और ओनली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, ये पूरा तो नहीं लिखा हुआ लेकिन यही होगा मेरे ख्याल से। ओनली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, इसका आंसर क्या दोगे? 11। कैसे? 11 तीनों में से कोई सा भी एक ले लिया, जोड़ लो। तो ओनली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट का मतलब होगा 5 और 2 7 और 4 11। समझ गए? तो आपको जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप फिगर बनाना। चलो आप कॉपी कर लो पहले। देख लो, लिखना है तो लिख लो, लिख ही लो, क्या दिक्कत है, लिख लो, 2 मिनट लग जाएंगे।
अब ऐसे बना के लिखो आप, ओनली केमिस्ट्री 5, ओनली मैथ 4, लिख लिया आपने। और अगर ये पूछ ले वो कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने कुछ भी टेकन नहीं किया, तो 4, समझिए ना। कल की, हाँ संडे ऑफ होता है। बाकी ऐसे क्वेश्चन मॉड्यूल में दिए हुए हैं, वो तुम कर सकते हो, है ना। हाँ वो लोग पे आऊँगा मैं अभी। एनसीईआरटी तो आपको करनी ही करनी है। हाँ वो आप अपने आप करेंगे एनसीईआरटी, उसमें जो डाउट आएगा वो पूछेंगे, क्योंकि स्कूल का एग्ज़ाम भी तो देना ही है ना। प्रूविंग वाले मैं कुछ करा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर स्टे बैक भी होता है, मालूम है ना आप लोगों को। तो जिस दिन आपके डाउट ज़्यादा हों उस दिन रुक जाना। अगर 1-2 डाउट हैं, 3 डाउट हैं, वो तो क्लास में हो जाएंगे। छोटे छोटे डाउट हैं तो चलते चलते फिरते भी हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ज़्यादा डाउट हो गए तो उस दिन रुक जाना, ठीक है। लिख लिया। चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ अब उसी से। फार्मूला बेस्ड है, आप चाहो तो फार्मूला लगाओ, आप चाहो तो वेन डायग्राम बनाओ, आपकी मर्जी है। फार्मूला भी बना सकते हो, वेन डायग्राम भी बना सकते हो। और अगर कुछ भी ना करें और क्वेश्चन को सिर्फ 10 सेकंड देख लें तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि साफ नजर आ रहा है। हाँ बेटा, पिछले वाला, हाँ बता रहा हूँ। 7 आ जाएगी ना, ऐसे ही दिख रहा है बिना कुछ किए ही। और अगर हम इसे वेन डायग्राम से करें, ये ए है ये बी है। हाँ, सबसे पहले इंटरसेक्शन पकड़ो, इंटरसेक्शन एक्स है तो ये तो एक्स हो गया। ए माइनस बी में 14 प्लस एक्स है और बी माइनस ए में 3x है। अब वो कह रहे हैं कि जो एन ए है वो एन बी के बराबर है। बिल्कुल, तो एन ए क्या होगा, ये प्लस ये, तो 14 प्लस एक्स और एन बी क्या होगा, x प्लस 3x। तो 14 प्लस 2x बराबर 4x, 14 बराबर 2x, x बराबर 7, ठीक है। हो गया, लिख लिया ना। हाँ हाँ कर लो आराम से कर लो।
बताओ तुम्हें क्या समझ नहीं आया है? दिखाओ। ये 3 आपको समझ में आया? क्योंकि 3 बच्चे ऐसे थे जिनके पास सब कुछ था। 3 आ गया। अब उल्टा ही पढ़ो। 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स ये रहा, केमिस्ट्री ये रहा। फिजिक्स केमिस्ट्री का जो इंटरसेक्शन है वो ये पूरा का पूरा है। और ये कितना है? 4 है इसके हिसाब से, जिसमें से यहाँ 3 ले चुका हूँ, तो बचेगा कितना? 1। क्लियर? फिर उल्टा चलो। 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। फिजिक्स और मैथमेटिक्स का कॉमन एरिया ये है। ये टोटल वो कितने कह रहा है? 9। 3 तुम ले चुके हो, बचे कितने? 6। सिमिलरली फिर उल्टा चलो। 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और मैथ का कॉमन एरिया ये है, वो कह रहा है 5। 5 में से 3 ले चुके हो, बचे कितने? 2। क्लियर? अब फिर उल्टा चलो। 12 हैड टेकन फिजिक्स एंड 11 हैड टेकन केमिस्ट्री। तो 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, तो ये टोटल केमिस्ट्री है, ये 11 है। तो 1 और 3 4 और 2 6, तो बचे कितने? 5। क्लियर? ऐसे ये 2 ये 4 आ जाएगा। और सर ये ओनली वन ऑफ द क्या मतलब है? ओनली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, यहाँ लिखो ओनली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, तो वो इन तीनों को जोड़ के निकाला है। एक बार वापस पिछले क्वेश्चन पे आ जाओ, और इस क्वेश्चन में से अगर मैं ये कर दूं तो तुम मुझे आंसर बताओ कि क्या होगा। क्या कर दूं? ये वाली चीज खत्म, ये पता ही नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में ये 3 वाली बात हमें पता ही ना हो, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, ये नहीं पता हमें, इसे हटा दो। ठीक है? क्वेश्चन सेम, सब कुछ वही है, बस मुझे ये नहीं पता कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट ले रखे हैं, ये नहीं पता मुझे। और लेकिन एक एडिशनल चीज पता है कि 25 बच्चों पे सर्वे किया गया है, और वो टोटल के टोटल 25 बच्चे इन तीनों के अंदर ही हैं, यानी कि बाहर कुछ भी नहीं है। यानी कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो बाहर की साइड जाए, मतलब सभी कुछ ना कुछ लेंगे। तो बताओ 5 आएंगे, तो इस 3 की जगह 5 आ जाएगा। देख लो। भाई सोच लो, मैं तो तुम्हारी बात ही कह रहा हूँ। तुम कह रहे हो यहाँ 5 आएगा, तो फिर फिजिक्स वाले हो जाएंगे 5 और 6 11, 11 और 1 12 और 2 14। फिजिक्स वाले 14 थे क्या? फिजिक्स वाले कितने थे? फिजिक्स वाले थे कितने? 12 थे। अगर तुमने 5 कर दिया तो फिजिक्स वाले टोटल 14 हो गए, जबकि फिजिक्स वाले तो 11 हैं। और केमिस्ट्री वाले हो जाएंगे 5 5 10 और 3 13, जबकि केमिस्ट्री वाले 11 हैं। तो 5 तो आएगा नहीं मेरे भाई, जल्दबाजी कर दी तूने आंसर देने में। दोबारा सोच, यानी कि इस 3 का की जगह पे क्या नंबर आएगा ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? सब कुछ यही लैंग्वेज है जो बोर्ड पे लिखी है, ठीक है ना? और कॉमन है। अच्छा तो ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा है? कॉमन तो है, मतलब तुम्हें बताने कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास तीनों हैं। सर फिर 15 15 9 11 करेंगे तो है बेटा? सर ऐसे 25 बच्चे होने हैं फिर सारे। बच्चे 25 ही होने हैं, सवाल सेम रहना है, बस वो 3 की जगह बताओ क्या आएगा। अरे अरे तो भैया ये फिगर भी तो पूरी की पूरी दोबारा बनेगी ना। तुम ये फिगर में इसी में क्यों गणित लगा रहे हो? फिगर नहीं बनेगी, सब कुछ बदलेगा। शुरू से फिगर बनाओ।
इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, ये भी हमें नहीं बताना। इन 2 सवालों के जवाब देने हैं जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। बिल्कुल हो सकती है, अगर आ रहा है तो हो सकती है। और ये हो गया फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट। समझ गए? ये बन गया तुम्हारा अब नया क्वेश्चन। एक तो तुम्हें बताना है कि कितने बच्चे हैं जिनके पास तीनों सब्जेक्ट हैं, और एक तुम्हें अब बताना है कि अब ओनली केमिस्ट्री वाले कितने हैं और अब ओनली मैथ वाले कितने हैं। बताइए, सोच लो तसल्ली से। जब मैं करूं बताओ। ओनली केमिस्ट्री के 4, ओनली मैथ के 3 और ऑल 3 के 2। 2 ओके, सब जोड़ जाड़ के 25 आ रहा है ना, चेक कर ले, क्योंकि ये सारा काम 25 बच्चों में होना है। अब वो देखो कैसे करेंगे। इस बच्चे के हिसाब से आंसर जो है वो 2 है। तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। मुझे क्या नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि तीनों किसके पास हैं, तो जो नहीं पता उसे x मान लो। x बच्चे मान लिए, क्वेश्चन उल्टा पढ़ना शुरू करो। 4 है टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले ये वाले 4 हैं, जिसमें से x तो ले लिए, तो बचे कितने हैं? 4 माइनस एक्स। सही बात। फिर उल्टा चलो, 9 है टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो ये कितना? 9 माइनस एक्स, क्योंकि x तो ले ही चुके हो। और फिर 5 है टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये कितने? 5 माइनस एक्स। अब आगे बढ़ो, 11 है टेकन केमिस्ट्री वाले 11 जने हैं, तो ये टोटल 11 होने चाहिए ये। तो पहले इन सबको जोड़ो, इन तीनों को। x से x कट गया, 5 और 4 9 हो गया, 9 माइनस एक्स हो गया, टोटल कह रहे हो 11। तो 11 में से 9 माइनस एक्स घटा दो, तो 2 प्लस एक्स आ जाएगा। एग्री? दोबारा जोड़ के देख लो, चारों को 11 आना चाहिए, ये वाला माइनस नहीं है। भाई ये बात ठीक है, सबको समझ में आ गई ना? ठीक है। अब 12 हेड फिजिक्स, 12 फिजिक्स वाले हैं। फिजिक्स वाले ये जोड़ो पहले, x से x कट गया, 9 और 4 13 माइनस एक्स, इसको 12 में से घटाओ, 12 माइनस 13 प्लस एक्स, तो x माइनस 1। एग्री? अब मैथ वाले पे आओ, 15 है ना मैथ वाले, इन्हें जोड़ो, 9 5 14 माइनस एक्स, तो 15 में से घटाओ 1 प्लस एक्स। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये सारे काम 25 बच्चों में हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे 25 बच्चे होने चाहिए, तो अब इन्हें फिर जोड़ो, तो 1 प्लस एक्स, 9 माइनस एक्स, एक्स माइनस 1, 5 माइनस एक्स, एक्स और 4 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, ये कुल मिला के 25 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्लस एक्स से माइनस एक्स, प्लस एक्स से माइनस एक्स, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, 1 एक्स बच गया। 1 और 9 10, 10 में से 1 गया, फिर से 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, तो कोई बात नहीं, तो ये 25 में से 5 गया, तो 25 में से 20 गया, 5 आ गया। तो भाई 5 बोला था, लेकिन उस वाले फिगर के हिसाब से 5 गलत था ना, अब सब कुछ बदल गया है। बस 4 बच्चों ने लिए सर। कौन सी चीज? सर फिजिक्स और केमिस्ट्री बस 4 ने लिए।
फिजिक्स और केमिस्ट्री 4 ने लिया मेरे भाई, तो फिजिक्स केमिस्ट्री पे आ तो सही, फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ रख तो सही। -1 आ गया। ओहो, तुम समझ नहीं रहे हो बात को पहले समझ लो, तसल्ली रख लो। ये जो हमने प्रोसीजर लगाया है ये मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कुछ गलती नहीं है, कुछ भी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन है वो इसके हिसाब से डिजाइन नहीं हुआ हुआ। क्यों? क्योंकि हमने तो मॉडिफाई किया है ना, सिर्फ समझाने के लिए मॉडिफिकेशन की है। अदरवाइज तुम देखो ना, x बराबर 5 लेने पर 4 में से 5 गया, -1 आ गया, तो ये तो वैसे ही मैथमेटिकल एरर है। -1 बच्चा कैसे हो सकता है? -1 बच्चा हो ही नहीं सकता। और ये कितना है? 5, लेकिन मैथमेटिकली करेक्ट हो गया। 5 और -1 4 आ गया कि नहीं आ गया? समझा कि नहीं? तो मैथमेटिकली ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन बनाया गया है इसको मॉडिफाई करके, तो डेटा ऊपर नीचे हो रहा है। अभी भी नहीं समझा बात है? डिजिट चेंज होगी। सर इसमें तो फॉर्मूले लग जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से क्योंकि इसमें सब हाँ, given है। तो डायरेक्ट फार्मूला तुम लगा सकते हो, छोटा बड़ा था, x की जगह 5 एक लाइन। तुम डायरेक्ट फार्मूला तो हमेशा लगा सकते हो। मैं तो तुम्हें वेन डायग्राम का टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं तुम्हें वेन डायग्राम से करा रहा हूं, तो प्रोसीजर समझ गए? तुम लोग कंफ्यूज हो गए। अरे भाई, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। x बराबर 5 होने पर इस डेटा के हिसाब से, जो कि मैथमेटिकली बिल्कुल ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी, सुन लो पहले पूरी बात, फिर तुम्हें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये बच्चे 6 हो गए, ये बच्चे 3 हो गए, सॉरी 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 4 हो गए, ये 0 हो गए। तो कोई बात नहीं, 0 का मतलब है एक ही बच्चे ने नहीं लिया, तो वो करेक्ट है। 2 + x, ये 7 हो गए, लेकिन ये गलत हो गया डेटा के हिसाब से, क्योंकि 4 - x कितना आ गया? -1 आ गया। तो मैथमेटिकली -1 तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कैसा हो सकता है कि एक भी मतलब बच्चे माइनस में चले गए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कोई ओरिजिनल क्वेश्चन थोड़ी ना था, ये तो हमने मॉडिफाई किया था सिर्फ समझाने के लिए कि अगर कभी वो ये वाली कंडीशन को मिस कर देता है, 3 स्टूडेंट वाली, ऑल द 3 स्टूडेंट वाली कंडीशन को अगर एग्जामिनर मिस करता है, तो तुम उसे यहाँ पर x मानकर इस प्रोसीजर को फॉलो करोगे। तो मैं तुम्हें ये प्रोसीजर सिखा रहा हूँ। अब कोई बच्चा कहता है कि मेरे को इससे नहीं करना, तो मत करो। हर क्वेश्चन को करने के तुम्हारे पास 2 फार्मूले हैं, मतलब 2 तरीके हैं। तुम वेन डायग्राम भी लगा सकते हो और तुम फार्मूला भी लगा सकते हो। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्लियर है? ये है। तो तुम इस चीज को मत देखो कि ये तो गलत हो गया, -1 आ गया। नहीं, वो गलत नहीं है, वो मैथमेटिकली तो करेक्ट है। ठीक है, चलो अब लिखो। चलो भाई, अब सेट थ्योरी खत्म और अब शुरू होती है हमारी कैलकुलस। क्या? कौन से? अरे तो उनके लिए कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत थोड़ी ना है, जो हमने पढ़ लिया अब उसी से ही हो जाएगा ना। उसमें अपने आप से 2 केस लगाने पड़ते हैं ना। अरे तो वो तो एक प्रोसीजर हुआ ना बेटा, वो आर्टिकल थोड़ी ना है। आर्टिकल तो हम इनको बोलते हैं ना कि वेन डायग्राम क्या है, हमें पता ही नहीं वेन डायग्राम क्या है। वो तो एक प्रोसीजर है कि 2 केस बनाओ, वो तो क्वेश्चन है। जितना पढ़ा है उससे वो हो जाएगा। इंटरवल, इंटरवल क्या होते हैं भाई, किसी को पता है? इंटरवल की थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहां पर तुम्हारा सेट रुक जाएगा, सेट वैल्यू नहीं बता पाएगा, वहां पर हम यूज करेंगे इंटरवल। इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया कि x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1 इज ऑलवेज लेस देन 1, और आगे उसने बोल दिया कि फाइंड x।
तो अब मैं इस क्वेश्चन को सेट थ्योरी की मदद से सॉल्व नहीं कर सकता। सेट थ्योरी का यहाँ पर अब कोई काम नहीं है, तो हमें इंटरवल पढ़ने पड़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा आगे का मैथमेटिक्स पूरा का पूरा इंटरवल पे ही टिका हुआ है। यानी कि अब जो चीज़ शुरू होने जा रही है ना, इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि सेट तो बहुत सिंपल होता है। ये अब सिंपल थ्योरी नहीं है, ये सब मतलब समझ लो आईआईटी का कोर टॉपिक शुरू हो चुके हैं यहाँ से। अब ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। हाँ बताओ, किसके अंदर? हाँ, सेट के अंदर ही है इंटरवल। जब सेट पढ़ते हैं तो उसी के साथ इंटरवल पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? सर 2 आ गया। हाँ जी, 2 आ गई। x की वैल्यू 2 आ गई। मतलब एग्जैक्ट 2 आ गई, एग्जैक्ट बस 2 आ गई और कुछ नहीं आई। 2। x इज लेस देन 2 आया। x लेस देन 2 आ गया, मतलब x को 0 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, -1 -2, यही कह रहे हो ना? अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर -1 रख दूँ, रख के देख, -1 और -1 -2, और नीचे बैठा है -1 और +1 0, -2 अपॉन 0 आ गया। तो क्या कमेंट करना चाहिए मुझे? अच्छा, तुम्हारा कहना है कि ओनली 2 आना चाहिए, तो x की जगह 0 रख के देख, 0 0, -1 अपॉन 1 -1 इज लेस देन 1, ठीक तो है? तो 0 आ सकती है। x की जगह 1 रख के देख ले, 1 भी आ सकता है। -1 को छोड़कर लेस देन 2, यानी कि -2 हो सकती है, -3 -4, ऐसे कहना चाह रहे हो? -2 रख के ही देख लो, चलो। -2 और -1 -3, -2 और +1 -1। अरे भाई एक मिनट चुप तो हो जा। -2 और -1 -3, -2 और +1 -1, -3 अपॉन -1 3 आ गया, 3 इज लेस देन 1, गलत हो गया। तो सारे आंसर गलत है। ओनली 0 1 2। एक्चुअल में तुम लगा रहे हो तुक्के। तुम्हें तुक्के लगाने की जरूरत क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। अरे इतने तुक्के लगाने में जो एनर्जी लगा रहे हो, उससे ज्यादा बेटर है कि 2 मिनट शांति कर लो बस। मैं 2 मिनट में कर दूंगा, तुम्हें समझ आ जाएगा, वो ज्यादा बेटर है ना। -1 से अभी तो प्रूफ करके दिया है। देखो भाई कैसे करना है, कैसे करें इन सवालों को। तो यहाँ हमें इंटरवल की नीड है। इंटरवल के साथ साथ में हमें बेसिक मैथमेटिक्स पता होना चाहिए। ये पूरी चीज 1 से छोटी है। तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि मैं इस x + 1 को यहां से उठाऊं और इधर मल्टीप्लाई करा दूं। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो ना, इसमें से 2 वहां से कट जाएगा। और भाई बाकी तुझे नहीं चैन आ रही, तुझे बोलना ही बोलना है। बोलेगा तो नहीं सीख पाएगा फिर, इसलिए चुप हो जा। मेरे पास 2 रास्ते हैं कि मैं डिनोमिनेटर को उठाऊं और इधर मल्टीप्लाई कर दूं। ये मैथमेटिक्स में सबसे गलत तरीका है। तो ये बात याद रख लो कि तुम कभी भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई नहीं करोगे जब तक तुम्हें 100% इस बात की गारंटी ना हो कि जिसकी मल्टीप्लाई की जा रही थी वो पॉजिटिव था कि नेगेटिव था। फॉर एग्जाम्पल, -1/2 1 से छोटा होता है, सब जानते हैं। ये -1/2 लिखा हुआ है ना, इसे मैंने लिख लिया 1/-2, तो कुछ गलत तो नहीं किया, लेस देन 1, और -2 भेज दिया मैंने उधर, तो ये हो गया, तो गलत हो गया। तो इसलिए कभी भी जब तक हमें श्योरिटी ना हो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। पहला नियम याद रखना। दूसरा नियम क्या करें फिर, करते क्या है, 1 को उठा के इधर लाओ, x - 1 x + 1 -1 इज लेस देन 0। 1 को हमेशा इधर लाओ, या 2 अगर लिखा है, मतलब जो कुछ भी लिखा है उसको इधर ले आओ। अब लो एलसीएम, तो x - 1 -x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1 इज लेस देन 0। x से x कट गया, तो -2 अपॉन x + 1 इज लेस देन 0। यहां तक बात समझ में आ गई। पहला नियम है कि मल्टीप्लाई नहीं करनी।
दूसरा है कि जो भी दिया हुआ है राइट में उसे उठा के लेफ्ट में ले आओ। अब सोचना शुरू करो यहां से, क्योंकि अभी तुम्हें इनइक्वालिटी नहीं आती इसलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा, आराम से समझो। पहले लंबे वाले प्रोसीजर समझो, बेसिक। ऊपर वाला नंबर नेगेटिव, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि -2 है। ओवरऑल आंसर 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब 0 से छोटे का मतलब ओवरऑल आंसर नेगेटिव होना चाहिए। ऊपर वाला नेगेटिव है, ओवरऑल नेगेटिव चाहिए, तो नीचे वाले की मजबूरी है कि वो क्या बने, पॉजिटिव। अगर नीचे वाला पॉजिटिव नहीं बना तो आंसर नेगेटिव नहीं बनेगा। आंसर आ गया x + 1 पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मतलब x को -1 से बड़ा लेना पड़ेगा हमेशा। और अगर x को -1 से बड़ा लूंगा तो फिर लिखूं कैसे? एक तरीका तो यही है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन -1। या इसी बात को लिखने के लिए इंटरवल बनाए गए हैं। आप लिख सकते हैं कि मेरा x बिलोंग कर रहा है -1 से लेकर इंफिनिटी तक, -1 से बड़ा, -1 से इंफिनिटी तक। अब सवाल ये है कि क्या मैं -1 ले सकता हूं? तो आंसर है नहीं, मैं -1 नहीं ले सकता। तो -1 पे लगेगा राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन इंटरवल, आप -1 को नहीं लोगे। और इंफिनिटी पे तो हमेशा ही ओपन आएगा, क्योंकि इंफिनिटी कभी किसी के बराबर नहीं होती। तो तुम्हें समझ में आ गया कि हमें इंटरवल की जरूरत क्यों है, क्योंकि ऐसे सवालों के आंसर आप सेट थ्योरी के हिसाब से नहीं दे सकते। आपको हमेशा क्या देना पड़ेगा, एक इंटरवल। अच्छा, अब कोई बच्चा कहे कि क्या सेट थ्योरी के हिसाब से बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है देना? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप दे नहीं सकते। आप रोस्टर फॉर्म में लिख दो इस बात को, क्या सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन -1। होल नंबर क्यों लिखोगे? ओहो, ऐसे लिख भाई, x एक सेट बना A, उस सेट के अंदर एक x नाम का एलिमेंट आया, और अब सेट बिल्डर फॉर्म में इस बात को कैसे लिख? ऐसे लिख के सच दैट x इज ग्रेटर देन -1 वेयर x बिलोंग्स टू R। ऐसे लिख, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बता इसमें क्या गलत लिख दिया मैंने? अगर यहां पे मैं होल नंबर लिख दूं मेरे भाई, तो -1 से बड़ा तो 1/2 भी है ना, 1/3 भी तो है, वो तो होल नंबर में नहीं आया। -1 से बड़ा √2 भी तो है, √3 भी तो है, वो भी होल नंबर में नहीं आया। तो मुझे R ही लिखना पड़ेगा। मैं दुनिया के सारे रियल नंबर ले सकता हूं, लेकिन वो सारे रियल नंबर -1 से बड़े होने चाहिए। तो सेट थ्योरी में इस बात को ऐसे लिखूंगा। अब इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं अपना आंसर ऐसे दूं, -1 टू इंफिनिटी। समझ रहे हो कि नहीं? इंटरवल की जरूरत समझ रहे हो? अभी भी शायद नहीं समझ रहे तुम, अभी भी तुम नहीं समझ रहे। फिर एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं, इसको पढ़ाने से पहले फिर एक एग्जाम्पल सुनो दोबारा शुरू से, और बोलना नहीं बीच में, सिर्फ सुनना, जब कहा जाए तब बोलना। अब जो पूछूंगा वो बताना। मान लो मैं कहूं कि मेरा x 2 से बड़ा है, मेरे पास कोई x नाम का वेरिएबल है और वो 2 से बड़ा है, तो मुझे ये बताओ कि 2 के जस्ट बाद में कौन सा नंबर शुरू होगा? फिर गलत सोच। अरे 3 कैसे कह सकते हो आप? कोई इंटीजर थोड़ी ना चल रहे हैं बेटा। मुझे ये बताओ, मैं ये नहीं पूछ रहा कि लिखेंगे कैसे, मैं ये पूछ रहा हूं कि 2 के जस्ट बाद में नंबर कौन सा है? हाँ, तो ये आंसर देना, ये बता। फिर वही बात, आगे का बोलना ही नहीं है, जितना पूछा जाए उतना बताना है बस। 2 के जस्ट बाद वाला नंबर बताओ हमें। तो है 0 रियल नंबर होता है, बिल्कुल आ सकता है। ये बात आप लोगों को नहीं पता कि 0 रियल नंबर होता है? नहीं, वैसे पता तो है ना सारी बातें। इंटीजर पता है क्या होते हैं? रैशनल, इरेशनल, सब पता है।
0/1 कितना होता है? 0/1 0, और 0/0 कितना होता है? नॉट डिफाइन होता है। 0/0 नॉट डिफाइन होता है। जीरो होता है। 0/1 कितना होता है? 0/0 कितना होता है? और 1/0 कितना होता है? मतलब तुम कह रहे हो कि ये भी नॉट डिफाइन है और ये भी नॉट डिफाइन है, और वो एग्जैक्ट जीरो है, यही कह रहे हो? चलो तुम्हारी बात मान ली। तो इन्फिनिटी को ही नॉट डिफाइन कह रहे होंगे ना। 0/0 की वैल्यू मैंने 1 मान ली, मैंने कहा ये 1 आएगा, ये 0 उठ के इधर चली गई, तो 0 बराबर 1 इंटू 0, तो ये तो 0 ही आ गया, तो ये तो ट्रू आ गया। ट्रू नहीं आ गया? नहीं, मैं 0 से 0 को काट ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं मैंने इसकी वैल्यू 1 एज्यूम करी, नीचे वाली 0 को उधर भेज दिया, तो क्या गलत किया? हाँ हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा 1 की जगह 2 लिख दे तो भी वो ठीक है, अगर कोई बच्चा 3 लिख दे तो भी वो ठीक है। तो फिर ये तो अजीब सी बात हो गई कि 0/0 का आंसर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो मैथमेटिक्स में अगर कोई नंबर अपना आंसर यूनिक ना दे रहा हो और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दे रहा हो, उस नंबर को मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइन नहीं बोलते हैं। सीखो चीज़ों को, उस नंबर को बोलते हैं इनडिटरमिनेंट नंबर। तो कभी भी अपना आंसर नॉट डिफाइन मत देना, इनडिटरमिनेंट देना। तुम कहना कि भाई आंसर आएगा, लेकिन मैं नहीं बता सकता कि क्या आएगा। तो वो 10th तक पढ़ा है ना, अब तुम 11th नहीं पढ़ रहे हो, तुम IIT JEE पढ़ रहे हो, फर्क है। समझ में आ गई बात? अब बताओ 1/0 क्या होता है? अब दूसरी बात सुन लो, यहां भी करेक्शन कर दूं। 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी लिख दूं या नॉट डिफाइन लिख दूं, एक ही बात है। तो ये गलत स्टेटमेंट होगा, गलत बात नहीं होगा। 1/0 को कभी भी भूल के इन्फिनिटी मत लिखना। सही लैंग्वेज ये है या सही डेफिनेशन ये है कि 1/0 इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। 1/0 इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, 1/0 इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। 1 को 0 से डिवाइड करने पर कभी भी आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगा, लेकिन आंसर इतना बड़ा हो जाएगा कि मैं कह दूंगा कि मैं इन्फिनिटी तक पहुंच गया। फॉर एग्जाम्पल, इस बात को भी समझाने के लिए एग्जाम्पल है मेरे पास। मान लो मुझे ये सामने वाली दीवार को टच करना है, तुम ऐसे ही मान लो कि सामने वाली दीवार को टच करना है, मेरे और दीवार के बीच की डिस्टेंस है मान लीजिए 12 मीटर, और मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है। शर्त ये लगी है कि मैं जब दीवार की तरफ चलूंगा तो एक बारी में आधी डिस्टेंस कवर करूंगा बस, फिर मैं रुकूंगा, फिर आधी कवर करूंगा, फिर रुकूंगा, फिर आधी कवर करूंगा, फिर रुकूंगा। तो जब मैं पहली बार चलूंगा तो कितना चल जाऊंगा? बच कितना गया? फिर आधे चलो 3, फिर 3 बच गया, फिर 1.5, फिर करते रहो करते रहो करते रहो। मुझे ये बताओ कि क्या मैं कभी दीवार को टच कर लूंगा? बताओ क्यों नहीं कर पाऊंगा? लेकिन कभी टच नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? उसका मैथमेटिकल रीजन ये है कि 12 का आधा किया तो 6 मिला, 6 का आधा किया तो 3 मिला, 3 का आधा किया तो 1.5। चलते 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 कभी ना कभी मेरी डिस्टेंस x हो गई, x को मैंने आधा किया और रिजल्ट मुझे 0 मिलेगा, तभी मैं दीवार को टच करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तो ऐसा दुनिया में कौन सा नंबर है जिसका आधा करने पे 0 मिलता हो? खुद 0 है, तो ये तो खुद 0 हो गया, और अगर ये 0 हो गया तो फिर इससे ऊपर वाला भी 0 हो गया।
क्योंकि आधे का ही तो प्रोसीजर चल रहा है। इसका मतलब है कि मैं कभी भी जीरो को अचीव नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि मैं जीरो के बराबर नहीं हो सकता। इस कंडीशन को मैथमेटिक्स में बोलते हैं अप्रोचिंग टू जीरो, टेंस टू जीरो। हम जीरो की तरफ जा रहे हैं लेकिन हम जीरो होंगे नहीं। सेम लॉजिक है, 1/0 इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा लेकिन बनेगा कभी नहीं। इसलिए भूल के भी ये बात मत लिख देना कहीं पे कि 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। समझ में आ गई कहानी? टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखेंगे जब भी लिखेंगे। अगर ये समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ कि -1/0 किधर भागेगा? ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। समझ गए? तो एक नेगेटिव नंबर के नीचे बैठी हुई जीरो उसे माइनस इन्फिनिटी पे ले जाती है और एक पॉजिटिव नंबर के नीचे बैठी हुई जीरो उसे प्लस इन्फिनिटी की तरफ ले जाती है। चलिए इंटरवल की थ्योरी पे वापस आ जाओ। अब जो जो चीजें तुम्हें लिखनी है वो समझ लो। हाँ, जैसे मतलब किसी नंबर को उसके मतलब रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, तो इसको 0 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया। क्योंकि देखो सर 1/0 तो अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी था, तो 0 इंटू अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी कैसे करेंगे? ये तो तू क्या पूछना चाह रहा है मुझसे बता। क्या चीज प्रूफ करके दूं तेरे को, बोल। जैसे सर 5 पे 1/5 है किसी 1/5 है और उसका रेसिप्रोकल 5 है इंटू भाई, 5। क्या बात हो रही है हैं? मतलब अगर किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे हाँ तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x/x ऑलवेज 1 होता है ना, एक्सेप्ट x इज 0। अरे ये तो 10th क्लास में पढ़ के आए हो कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो हमेशा पढ़ा है कि 0 पे थ्योरी वैलिड ही नहीं है। तो इसमें सर 0 का रेसिप्रोकल तो 1/0 हो गया। 0 का रेसिप्रोकल 1/0 हो गया ना, विच इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो वो डिफाइन ही नहीं होता ना, चक्कर तो यही है। इसलिए तो रेशनल नंबर में ये डेफिनेशन लिखवाई जाती है। अगर डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल होता और आंसर मिलता तो ये लिखवाने की जरूरत क्या थी फिर? जो 10th क्लास से शुरू हो जाती है बात। और भी तो इसको बहुत बहुत सारे तरीकों से समझ सकता है। अब मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा क्योंकि मुझे लिमिट का चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। 1/∞ अप्रोचिंग टू 0, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों को देखो, ये पीछे वाले दोनों जो उन्हें ना पता कुछ भी, एक ही मोहल्ले से हो और मतलब पहले एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या दोनों? पुराने मित्र हो मतलब? ठीक है, चलो इंटरवल देखो भाई 4 तरीके के होंगे। 4 तरीके के इंटरवल हम नंबर लाइन की मदद से समझेंगे। ये हमारी नंबर लाइन है -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक। ये बीच में मान लो 0, फिर नंबर लिखे हुए 1 2 3, इधर -1 -2 -3। मान लो हमको कोई पर्टिकुलर नंबर है, कोई भी, मान लीजिए यहां पर इस जगह पर एक a नाम का नंबर है। इस बात पे ध्यान मत देना नेगेटिव पॉजिटिव पे, ये सब थ्योरी इसके चक्कर में मत पड़ना। और ये एक नंबर है b। तो 4 कंडीशन बन सकती है। हमारा x a से लेकर b तक आ गया, मतलब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और जो हमें रिजल्ट मिला वो ये कह रहा है कि भाई a से लेकर b तक कोई भी आंसर ले ले जो मन करे। इस बात को हम सेट थ्योरी में भी लिख सकते हैं और इंटरवल टाइप भी लिख सकते हैं। इंटरवल में लिखना थोड़ा ज़्यादा आसान है, लेकिन 4 वेरिएशन बनेंगे। क्या? a से b के बीच में 4 कंडीशन ये हैं कि हमने a को भी लिया और b को भी लिया, दोनों को लिया। दूसरा केस हो सकता है a को तो लिया लेकिन b को नहीं लिया, तो ओपन इंटरवल बनेगा, यानी कि खाली 0 बना दो। a को नहीं लिया लेकिन b को लिया। और एक केस हो सकता है कि दोनों में से किसी को भी नहीं लिया या आया ही नहीं आंसर। तो 4 ही वेरिएशन है। चारों वेरिएशन के लिए 4 इंटरवल बन जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है। तो इसको मान लेता हूं मैं फर्स्ट केस, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये वाला फोर्थ है। तो फर्स्ट केस में दोनों पे डार्क सर्कल है, इसका मतलब होता है x की वैल्यू a भी हो सकती है और b भी। इस बात को लिखने का क्या तरीका है?
तो इस बात को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं मैथमेटिक्स में, वो सारे तरीके आप समझ लो। मैं एक करके दिखा रहा हूँ आपको। पहला वाला, सबसे पहले तो आप ऐसे दिखा देना कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर एक सर्कल बनाना डार्क, और इन दोनों के बीच में क्या लिख देना, एक्स, और कहना जी मेरा एक्स ये है, बात खत्म। इतने से ही समझ में आ जाएगा। दूसरा तरीका, अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो हम लिखेंगे x बिलोंग करता है a से लेकर b तक। क्योंकि a भी इंक्लूडेड है और b भी इंक्लूडेड है, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होगा कि मैं a को भी ले रहा हूं, मैं b को भी ले रहा हूं, और बीच का तो सारा मटेरियल मुझे लेना ही लेना है। तीसरा तरीका इसी बात को लिखने का, ए से लेकर बी तक की बात को लिखने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप ये कहेंगे कि मैं दुनिया के सारे रियल नंबर लूंगा। सारे रियल लेने का मतलब है कि तुम ये कह रहे हो कि -∞ से लेकर +∞ तक मुझे सब कुछ चाहिए, लेकिन हकीकत में तो मुझे सिर्फ ये चाहिए। तो मैं कैसे लिखूंगा इस बात को कि सारे नंबर मैं ले रहा हूं, लेकिन उनमें से मैं क्या नंबर छोड़ूंगा, एक तो ये वाले नंबर, इस नंबर को मैं माइनस करके दिखाऊंगा -∞ से लेकर a तक, और क्या छोड़ूंगा, b से लेकर ∞ तक। समझ रहे हो? तो यहां पर एक करली ब्रैकेट लगाऊंगा, क्योंकि ये एक इंटरवल यूनियन b से लेकर ∞। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? IIT वाला जब क्वेश्चन डिजाइन करेगा तो वो अधिकतर इंटरवल की थ्योरी में ही बच्चों को फंसा देता है। भाई वो ये वाला भी इंटरवल लिख सकता है और वो ये वाला भी लिख सकता है। ये वाला दिखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, और जो बच्चे नहीं समझते मैथ को ढंग से, वो इसमें अटक जाते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि यार इस इंटरवल का मीनिंग क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है। तो तुम्हें ये दोनों टाइप के इंटरवल लैंग्वेज पता होनी चाहिए। भाई ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। a माइनस बी और फिर कर्व ब्रैकेट कॉमा b माइनस 1 और कर्व ब्रैकेट, ऐसे नहीं कर सकते? स्क्वायर ब्रैकेट बोल, उसे कवर ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट बोल, और इस ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट बोल। तो ओपन ब्रैकेट a माइनस 1 कॉमा b 1 कहाँ से आ गया? ऐसे मतलब रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, अगर मतलब ओपन ब्रैकेट लगाना है किसको? x की वैल्यू को। इस वाले केस में, इस वाले केस में 1 कहाँ है? ये मतलब इमेजिन करने के लिए, क्योंकि 0 था ना बीच में वहाँ पे, इसलिए तू नहीं समझ पा रहा, इसका मतलब ये है तू अभी नहीं समझ पा रहा। तू सुन, अभी तू सिर्फ सुन, अभी तू दिमाग मत लगा, अभी से सुन लेना, थोड़ी देर सुन ले, क्या दिक्कत है। ये पहला समझ में आ गया भाई। अगर यही बात मुझे दूसरे वाले केस में लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगा? दूसरा मतलब मैं ये वाली लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। दूसरे में मुझे क्या करना है, ए लेना है और बी नहीं लेना है। तो ए लेना है तो ए पे तो क्लोज, और बी नहीं लेना तो बी पे ओपन। तीसरे वाले केस में मुझे क्या करना है, ए नहीं लेना और बी को लेना है। और फोर्थ वाले केस में दोनों पे ही ओपन, ना मैं ए ले रहा हूं ना मैं बी ले रहा हूं, बस मैं ए और बी के बीच में ले रहा हूं। और यहां ए और बी को कोई नंबर से समझ लो। मान लो ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 5 नहीं ले रहा और 10 नहीं ले रहा, तो मैं 6, 7, 8, 9 ले रहा हूं। ये थोड़ी ना मतलब है। मैं 5 नहीं ले रहा, लेकिन 5 के जस्ट बाद वाला ले रहा हूं। लेकिन इस दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं जो ये बता दे कि 5 के जस्ट बाद आता क्या है। अगर कोई कहता है कि 5 के जस्ट बाद ये आएगा, अगर कोई कहे कि ये आता है 5 के जस्ट बाद, तो वो गलत है, क्योंकि तुम 1 0 और बढ़ा दो। फिर ये भी गलत है, क्योंकि तुम 1 0 और बढ़ा दो। तो हम लिख नहीं सकते, इसीलिए हम ओपन इंटरवल का सहारा लेते हैं, जो हमें ये बताता है कि भाई 5 नहीं लेना, 5 के जस्ट बाद वाले सारे लेने हैं। तो ये फील किया है हमने कि 5 के जस्ट बाद वाले लेने हैं, लेकिन पता हमें नहीं है कि 5 के जस्ट बाद आएगा क्या। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं तेरी वाली बात पे वापस आ जाता हूँ। अब तू बता क्या, अब कंफ्यूजन दूर हो गया ना? ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, एक बार सुन लो तसल्ली से, आ जाएगा। सारे रियल नंबर आने का सारे रियल आएंगे, यानी कि अब वो बच्चा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे हम,
नेचुरल नंबर वाला मैथमेटिक्स हो गया, होल नंबर नहीं, अब सब रियल में चलेगा, पूरा का पूरा रियल। तो रियल अपने दिमाग में घुमा लो, जब रियल बोला जाएगा तो सारे नेचुरल, सारे होल, सारे रैशनल, सारे इरेशनल सब होंगे उसके अंदर, समझिए ना। इसको बोलते हैं हम इंटरवल। ये 4 हैं, इन्हें लिख लेना, टाइम हो गया मेरे ख्याल से, है ना। बाकी काम 12:50 पे होता है ना, 50 पे होता है भाई। 10 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा। नहीं, इंटरवल बस इतना ही टॉपिक है, बस इतना ही। एनसीईआरटी में है इंटरवल, एनसीईआरटी में इंटरवल है इजी। तो ये कोई डिफिकल्ट है, ये भी तो पहले एनसीईआरटी। आज देखो, अब तुम काफी पढ़ चुके हो, सेट पढ़ चुके हो और इंटरवल का बेसिक पढ़ चुके हो। संडे का कल दिन है, मतलब छुट्टी है, तो कल जाके आज शाम से ही एनसीईआरटी पे लग जाओ। मुझे उम्मीद है कि कल तक तुम अपनी एनसीईआरटी कर लोगे। मंडे से मॉड्यूल पे लगना, ठीक है ना। और फिर हम मॉड्यूल में तो अभी बहुत कुछ है, लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। मंडे को लॉग शुरू हो जाएगा, या मैं पहले इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, वेवी कर्व मेथड कराऊंगा एक, फिर लॉग शुरू करूंगा।